डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड डिग्री ऑफ अमाइन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात की थी कि डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अमाइन एक बात है। डिग्री ऑफ कार्बन में हम क्या देखते हैं बेटा? डिग्री ऑफ कार्बन में हम क्या देखते हैं? हाँ, कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ रहा है वही उसकी डिग्री है, ठीक है ना। तो ऐसे कार्बन की डिग्री कितनी होती है? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। फिर हमने देखा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या? संगति का असर, कि कोई हाइड्रोजन कौन से डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ रहा है। अगर वो प्राइमरी कार्बन से जुड़, ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा वो सेकेंडरी, और ऐसा हाइड्रोजन जो टर्सरी कार्बन से जुड़ेगा वो टर्सरी, और ऐसा हाइड्रोजन जो क्वाटरनरी कार्बन से, हाँ, तो कोई क्वाटरनरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ता ही नहीं। और जो बात डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की है वही बात डिग्री ऑफ एल्कोहल या एल्काइल हैलाइड की है, यस और नो। तो अब देन इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन क्या बताता है कि कोई अमाइन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है। 1 कार्बन से प्राइमरी, 2 कार्बन से सेकेंडरी, 3 कार्बन से टर्सरी, ठीक है बेटा। और इसका मैंने फंडामेंटल आपको बाद में डेफिनेशन भी बताया था कि हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि अमाइन में हाइड्रोजन कितने हैं। अगर अमाइन में हाइड्रोजन 2 हैं तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, और 1 भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी, राइट। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बेटा होमोलॉगस सीरीज। कुछ सालों से होमोलॉगस सीरीज में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अगेन, लेकिन है बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है होमोलॉगस सीरीज। बहुत काम की चीज इसमें हम देखेंगे अगेन। होमोलॉगस, बेटा दिख तो रहा है ना ये सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, बेटा होमोलॉगस सीरीज नाम से आपको क्या समझ में आता है? होमो का मतलब होता है क्या? होमो का मतलब क्या? सेम। होमो का मतलब है सेम। लॉगस जो है बेटा, या बायोलॉजी में पढ़ते हो लॉगस, अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो जाति, सेम जाति की सीरीज या एक जैसे वालों की सीरीज। बेटा हम क्या है? होमोसेपियंस है, एक जाति के लोग हैं, यस और नो। तो हमारी सीरीज को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एक अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला बना दे, हमारी जाति को कौन रिप्रेजेंट करेगा? होमोसेपियंस। मतलब वो गुप्ता, बनिया, अग्रवाल, हिंदू, मुस्लिम ये नहीं बोल रहा ना बेटा। मतलब क्या कि एक्चुअली तो हम इंसान ही है ना, ठीक है। वो तो यहाँ पे हमको बांट दिया गया है। तो इंसान की जाति, इंसान का जनरल फॉर्मूला क्या है? कि उसके एक सिर है, ठीक है, 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है, पूंछ नहीं है। अरे ये सब हंसता होगा, बात करता होगा, मुस्कुराता होगा, अरे ये सब उसका ब्रेन होगा, कमाता भी होगा, ठीक है ना। तो यही तो यहाँ पर अगर हम लोग जो ऑर्गेनिक में बात करें होमोलॉगस सीरीज, मतलब एक ही जाति, अगर मैं बोलूँ बेटा एक ही सेम जाति के लोग की सीरीज, ऐसा बोल लो, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो एक ही जनरल फॉर्मूला होगा, एक ही जनरल, किसी भी सीरीज अगर एक ही जाति की अगर सीरीज है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? 1 होगा। बस इसी बात को पकड़ के हम होमोलॉगस सीरीज को समझते हैं। सुनो ध्यान से, फिर नोट डाउन करेंगे। ऐसी सीरीज जिसके सारे मेंबर्स को किसी एक जनरल फॉर्मूला से अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से सुनना, ऐसी सीरीज जिसके सारे मेंबर्स को अगेन होमोसेपियंस, मतलब आप एक सीरीज बोल सकते हो बेटा, उसके सारे मेंबर्स हम आप सब, यस और नो। तो अगर किसी सीरीज के सारे मेंबर्स को किसी एक जनरल फॉर्मूला से, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन जनरल फॉर्मूले से अगर हम रिप्रेजेंट अगर कर सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि उनके सारे मेंबर्स किसी एक ही होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। बात समझ पा रहा हूं क्या? फॉर एग्जाम्पल, फिर से, जैसे एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है। एल्केन क्या है? होमोलॉगस सीरीज। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n+2,
तो जो भी CnH2n+2 को बिलोंग करेगा वो सब एल्केन को बिलोंग करेगा, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन। आप जानते हो यस और नो, चाहे 2-मिथाइल ब्यूटेन, चाहे 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, सुना है बचपन में नाम। तो ये अगर जो भी CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला को बिलोंग करेगा वो एक ही होमोलॉगस सीरीज का होगा, और वो कौन होगा? एल्केन। तो ऐसे कई सारे होमोलॉगस सीरीज है, जैसे एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है, एल्कीन एक होमोलॉगस सीरीज है, एल्काइन एक होमोलॉगस सीरीज है, अल्कोहल एक होमोलॉगस सीरीज है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल, ये सब नो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक है। तो ऐसे अब जितने भी आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप सुने हुए हैं ना बेटा, हर का एक अपना होमोलॉगस सीरीज है। हाइड्रोकार्बन का एक अपना होमोलॉगस सीरीज है। समझ में? और आपको पहले आउटर चीजें समझ में आनी चाहिए, कि इन डेप्थ आप लोग समझ ही जाओगे। क्लियर है क्या? ठीक है ना? लिखेंगे ए सीरीज इन विच all members are represented by single general formula, in which all members are represented by single general formula। ठीक है बेटा, सारे जो मेंबर्स होंगे किसी सीरीज के, अगर उसको एक ही सिंगल जनरल फॉर्मूला से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं या कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यस और नो, तो हम क्या कहेंगे कि वो सारे मेंबर्स किसी एक सीरीज को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? उसको हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है क्या? सीरीज इन विच ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या बेटा? सिंगल जनरल फॉर्मूला। ठीक है ना? देन द सीरीज इज नोन एज क्या, या कॉल्ड क्या बेटा? होमोलॉगस सीरीज। लिख लेना, देन द सीरीज इज कॉल्ड क्या? होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है क्या बेटा? जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल बेटा, जैसे पहला सीरीज होमोलॉगस सीरीज एग्जांपल नंबर 1, जैसे बेटा एल्केन है ना। एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? GF लिखा ना, क्या? CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है बेटा। दूसरा अगर हम लोग बात करें बेटा एल्कीन, ठीक है ना। एल्कीन भी एक होमोलॉगस सीरीज है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n। ठीक है ना। तीसरा अगर हम लोग बोलें होमोलॉगस सीरीज, तो वो क्या है? एल्काइन, हाइड्रोकार्बन में एल्काइन, ये और नो, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n-2। समझा पा रहा हूं मैं? ठीक है ना, ये है। ऐसे ही कई सारे और भी बेटा, एल्कोहल जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? तो अगेन हाँ, तो अब आपको ना देखो, आपसे इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जो कि जरूरी नहीं कि होमोलॉगस सीरीज के ही सवाल हो, ऐसे कॉमन सवाल भी हो सकते हैं। क्या कि आपसे पूछा जाता है कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड ही है, लेकिन अगर हम लोग इसके लिए होमोलॉगस सीरीज नहीं भी पढ़े तब भी हम निकाल सकते हैं कि किसी का जनरल फॉर्मूला, आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करें उसके लिए, तो थोड़ा सा सीखते जाते हैं बेटा ना। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर निकालें तो आपको सबसे पहले अल्कोहल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मालूम होना चाहिए। तो अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आर नहीं, मतलब देखो, एक होता है फंक्शनल ग्रुप और एक होता है पूरा उसका रिप्रेजेंटेशन एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है ना, तो अपन ROH करते हैं, ROH, यस और नो। तो जब ROH करते हैं बेटा, तो मुझे बताओ बेटा एक दो अल्कोहल के नाम बताओ। जैसे R अगर मैंने एक कार्बन ले लिया CH3OH, दो कार्बन का क्या हो जाएगा, क्या CH3 CH2OH। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकाल सकूं। तो आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, ऑक्सीजन।
समझ रहे हो क्या बेटा? तो अगर मैं ऑक्सीजन को थोड़ा सा बाहर निकाल दूं और फिर अगर बचा हुआ एलिमेंट देखूं तो आपको क्या दिख रहा है? इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब CH4। जैसा और नो इसमें भी अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन को आप बाहर निकाल दो अलग से, बचे क्या बेटा? कार्बन कितने? 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 2 5 और 1 6, C2H6। बेटा आप इन दोनों को देखो और भी इसके मेंबर आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं ना तो ये जो है इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एल्केन के जनरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, और आगे जाओगे तो प्रोपेन मिलेगा, फिर ब्यूटेन मिलेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन को बस मैं हटा दूं तो हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो एल्केन के जनरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं एल्केन के जनरल फॉर्मूला लिख दूं और साथ में क्या लगा दूं? ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा? एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। बात समझा पाओ? कितना सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2, ठीक है, और लगा देंगे O, ये हो गया एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। या फिर बेटा, या फिर आप क्या करो, या फिर आप ऐसे करो कि सर ऑक्सीजन ना चिपका के सर OH लगाने वाला एक जनरल फॉर्मूला बता दो ना। तो बेटा मैंने एक H हटाया और OH लगाया, एक H हटाकर OH, तो जब मैंने एक H हटाया तो ये बन गया क्या? CN2n+1। एक H हटाया तो 2n+2 से क्या हो गया? 2n+1। समझा पा रहा हूं क्या? और अब इसमें क्या जोड़ देना है? OH, तो ये हो गया OH। तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला है। बातें मैं समझा पा रहा हूं क्या? तो ऐसे आप किसी का भी जनरल फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप कोई भी, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो ईस्टर हो, कोई भी जो होंगे उनका आप जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हो, बशर्ते आप उसके 3-4 मेंबर आप पहले नोट कर लो, और 3-4 मेंबर नोट करने के बाद, ठीक है ना, आप अपना दिमाग लगाओ कि हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको अलग कर दो और बाकी को चेक करो वो कैसा इसका जनरल फॉर्मूला बन सकता है। जैसे एक और बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा इसमें हम लोग उतनी बात नहीं करेंगे, उतनी ही बात जितना हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो क्या? जहां पे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं उसी की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। नंबर 5 अगर मैं एक और ले लूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। चलो इसका हमको क्या निकालना है? जनरल फॉर्मूला। क्या निकालना है? जनरल फॉर्मूला निकालना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, है ना, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? RCOOH से, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे RC≡OOH। यस और नो? चंगा बेटा। अब मैं इसके ना 2-4, अब मुझे अगर इसका क्या निकालना है? जनरल फॉर्मूला, तो इसके 2-4 मेंबर मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं R को कार्बन मान लेता हूं, ये पहला मेंबर अब जो बनाओगे तो ये हाइड्रोजन होता है ना। पहला मेंबर क्या होगा इसका? पहला मेंबर में R क्या होगा? हाइड्रोजन। ये हम सीखेंगे अभी एग्जांपल में, फिलहाल लेकिन मुझे पहला दूसरा कोई भी समय बीच का उठा सकता हूं, ठीक है ना, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी उठा सकता हूं अभी। तो मैंने क्या कर दिया, ये CH3 ले लिया R को, और ये C≡OH ये मैंने ले लिया, ये इसका सेकंड मेंबर था। सर सेकंड मेंबर कैसे बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसे कुछ मेंबर ले लिए, अरे हाँ ना बोलो भाई। ये 3 मेंबर मैंने लिख दिया। चलो अब इन 3 मेंबर लिखने के बाद मुझे क्या करना है बेटा? ऑब्जर्व करना है कि यार क्या इसमें, मुझे बताओ यार, इस सब में 2-2 ऑक्सीजन है, तो दो सब COOH सब में है, तो ऑक्सीजन सब में कितने हैं? 2। फिर थोड़ा सा ना सीधा बैठेंगे, सीधा बैठो बेटा, सीधा बैठो, हाँ ठीक है ना। तो सब में 2-2 ऑक्सीजन है, तो 2-2 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, 2 ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता हूँ कॉमन सब में। यस और नो? O2 सब में क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब देखता हूं कि बाकी क्या है। इसमें कार्बन कितने? 1 और 1 2 कार्बन, और हाइड्रोजन भी गिनो बेटा साथ साथ 4 C2H4। मुझे बताओ 2 ऑक्सीजन निकाल चुका, बचा कितने कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 1 6। इसमें मुझे बताओ बेटा कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन है, ये भी तो है कार्बन, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 3 2 5 2 7 और 1 8। मुझे बताओ बेटा ऑक्सीजन छोड़ दो तो ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन नहीं दिख रहा है? मतलब किसका दिख रहा है जनरल फॉर्मूला? एल्कीन का। किसका? एल्कीन का। तो बेटा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिख के आगे क्या लगा दूं?
O2 लगा दूं, किसका बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं समझा पा रहा हूं? अरे यस और नो, कितना सिंपल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है, वो हो जाएगा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला में मैं 2 ऑक्सीजन चिपका दूंगा, ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। समझ पा रहे हो क्या? टेक्निक बस आपको पता होना चाहिए, काम आपका हो जाना। तो ऐसे आप बेटा एल्डिहाइड का भी निकालोगे तो एल्डिहाइड का भी वैसे निकलेगा, CnH2n, और उसमें एक ऑक्सीजन लगाना, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन इसमें एक ही ऑक्सीजन होता है। तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई साहब, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक, आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, तो अब आप देखना, अगेन कुछ भी नहीं है ना, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं ना, इसी को देख देख कर हमको प्रॉपर्टी बनानी है, नया कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, नीट में बता रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है, बस फॉलो आपको करना है। ठीक है ना? चलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 1। ठीक है, मुझे एक बात देखते चलना बेटा ना, सुनना यार, ये अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लेते हैं, देखते हैं आपको क्या नजर आ रहा है, ये इसका ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, यस और नो, सारे मेंबर्स हैं। तो ये जस्ट इसके बाद वाला मेंबर्स है, इसके बाद वाला मेंबर, क्योंकि देखो ये 2 कार्बन का था, ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन, तो जस्ट बाद वाले जो मेंबर है ना बेटा, तो 2 जो मेंबर है ना, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेंबर या कॉन्सिक्यूटिव मेंबर। ठीक है ना? तो मुझे बताना, अगर मैं इसके मेंबर्स बनाते जा रहा हूं तो 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में, दोनों ये सब एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है, सब क्या है? एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है। तो 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, या मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस है? तो पहले अगर मैं यूनिट बात करूं, यूनिट मतलब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर मैं डिफरेंस आपसे पूछूं तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? तो मैंने बेटा यहां से जब यहां पर पहुंचा तो मुझे कितना क्या जोड़ना पड़ा? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो COO तो सब में कॉमन है। आप इसमें देख रहे हैं जैसे CH3 है, तो इसमें क्या जुड़ गया? CH3 के साथ CH2, इसमें एक CH2 और जुड़ गया, आगे एक CH2 और जुड़ जाएगा, मतलब 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो समझ पा रहे हो क्या? और अगर मैं CH2 का मॉलिक्यूलर मास अगर निकाल लूं तो मुझे 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर मास का भी डिफरेंस आ जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी अगेन दिमाग में रखना, लिखेंगे ना, लिखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बेटा, कि 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में, ठीक है ना, CH2 का डिफरेंस है, ठीक है ना, और अगर मॉलिक्यूलर मास में अगर हम लोग देखें तो 14 यूनिट का डिफरेंस। 14 यूनिट समझ में आ गया क्या? कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12, और हाइड्रोजन का 1, पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 12 + 2 कितना हो गया? 14। क्लियर है? तो एक। तो दूसरा अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, क्या कि बेटा अगर एक ही सक्सेसिव, एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है, और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सब में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि वो उसी का मेंबर है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सबका सेम होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है मतलब होमोलॉगस सीरीज की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? लगभग सेम ही होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो होमोलॉगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अच्छा, पर अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अब देखो बेटा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 2, इसमें हो गए 3, इसमें हो जाएंगे फिर 4, फिर आगे 5। तो अगर हम लोग देखें एक ही होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं,
इनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होते जा रहे हैं, मतलब CH2 ग्रुप ऐड होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे CH2 ग्रुप ऐड होते जा रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रही है। हो सकता है लोअर वाले जो होंगे बेटा वो लिक्विड होंगे या गैस होंगे, ठीक है ना, फिर धीरे से आगे वाले लिक्विड हो जाएंगे, फिर आगे वाले सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग एल्केन को देखते हैं, एल्केन में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि C1 से C4 मतलब मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना बेटा। ये होते हैं गैस, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, हल्के होते हैं, गैसेस होते हैं। फिर C5 से आप C16, C17 तक देखोगे ना बेटा, तब वो होते हैं लिक्विड, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। फिर C17 से जब आगे बढ़ते हो ना तो वो सॉलिडिफाई होते जाते हैं और होते हैं सॉलिड, ठीक है ना। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि होमोलॉगस सीरीज के, अनिपियो बेटा, होमोलॉगस सीरीज के जो सारे मेंबर्स जो होते हैं ना बेटा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बस इतनी सी बात है। दो ही मेन आपके क्या है इसके प्रॉपर्टीज है, ठीक है बेटा। चलो लिखेंगे प्रॉपर्टीज। अच्छा इतना अच्छे से नोट करो, पहले इतना नोट किया था क्या? अच्छा हो गया था, हाँ। लिखेंगे two successive members are differ by प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। लिखे हो ना, हेडिंग डाला ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। टू सक्सेसिव मेंबर आर डिफर बाय CH2, ठीक है ना, एंड 14 यूनिट एंड 14 यूनिट, ठीक है ना बेटा। दो सक्सेसिव मेंबर हैं, उनमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा और साथ में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। ये 14 यूनिट क्या, मॉलिक्यूलर मास है, ब्रैकेट में लिख लेना मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा। 14 यूनिट के आगे ब्रैकेट में क्या लिख लेना, मॉलिक्यूलर मास। चंगा, लिखेंगे देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज ब्रैकेट में लिखना ना, बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या लिखा बेटा, हाँ, देयर केमिकल क्या, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, अगले बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्या, डिफरेंट, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस का रीजन क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। CH2 ग्रुप जैसे जैसे ऐड होते जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है तो अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते जाएगा बेटा, चेंज होते जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना। देखो बेटा, पहले जो सवाल, अभी तो ना मैं फिर से बता दूं, होमोलॉगस सीरीज से कुछ खास अभी पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ खास सवाल नहीं बने हैं, लेकिन बन सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही है। तो पहले कैसे बनते थे सवाल, मैं थोड़ा सबको बताना चाहूंगा कि ऐसे बनते थे सवाल। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल विल बी, या फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी, या सेकेंड मेंबर या थर्ड मेंबर, ऐसे आपसे होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। यही एक्चुअल में होमोलॉगस सीरीज का क्वेश्चन है। बाकी जो सवाल है वो तो आप कॉमन भी आप सोचकर आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कि उसके लिए होमोलॉगस सीरीज पढ़ना कोई जरूरी नहीं था। तो होमोलॉगस सीरीज से जो सवाल बनते हैं वो यही इसी टाइप के सवाल बनते हैं।
या फिर अगेन उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं कि दो होमोलॉगस सीरीज के बीच में कितने का डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि डिफरेंट होती है, बस इतना ही। क्लियर है ना? चलो तो बेटा एक दो सवाल लेकिन कर लेते हैं जो पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, ताकि हम लोग कभी सवाल आ जाए तो हम उसको आसानी से कर पाए। क्वेश्चन है फर्स्ट मेंबर, क्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होमोलॉग। ठीक है ना? फर्स्ट मेंबर या होमोलॉग एक ही बात है। फर्स्ट मेंबर और होमोलॉग ऑफ ठीक है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी तो चलो बेटा अब समझना पहले ना कैसे करना है, तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका। पहला आपको क्या काम करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो पहला देखो आपका जो आंसर है मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले ना उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो आपको नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन मतलब दिमाग में, ठीक है ना? अभी तो हम यहाँ पे नोट डाउन करें, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको उसको दिमाग में नोट करना है और देन फिर आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचोगे कि यार मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना? तो रिप्रेजेंटेशन बेटा तो ये क्या हो जाएगा? RCOOOH। तो ये पहला काम रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा काम बेटा अब R मैं क्या पुट करूं, तो अब सुनना, अभी तक हम R को एल्काइल ग्रुप कहते थे, अभी तक हम क्या कहते थे? एल्काइल। स्टार्ट होता था एक कार्बन से, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। लेकिन यहां पर आप R जो स्टार्ट करोगे वो मिथाइल से स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि आप स्टार्ट करोगे हाइड्रोजन से, ठीक है ना? आप क्या समझ रहे होते? तो यहाँ पर आप सबसे पहला आप क्या कर्म करोगे? R=H लगाकर चेक करोगे। ऐसा नहीं कि H ही लगाना है, H लगाकर चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कि H लगाने के बाद में ये कंपाउंड अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये उसका फर्स्ट मेंबर होगा, पर अगर H लगाने से ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रह जाता, ये किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब है बेटा कि हमने तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, फिर तो हमने कोई दूसरा कंपाउंड बना लिया, तो वो उसका फर्स्ट मेंबर नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बेटा? तो चलो, तो सबसे पहले आप क्या करें? H लगा के चेक करें, मतलब R=H भी हो सकता है, या CH3 भी हो सकता है, या CH3 CH2 ये हो सकता है, यस और नो। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? H लगाकर। अगर H से काम बन जाता तब तो H लगाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बातें मैं समझा पा रहा हूं क्या? ठीक है ना? तो चलो, तो मुझे इसका बनाना है बेटा, तो यही दो काम करना है आपको, यही दो काम करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं H लगा के चेक करूं, तो H लगाकर चेक करूं, तो H लगाया और बेटा बाकी COOH। मुझे बताओ क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है अभी भी? यस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फर्स्ट मेंबर है, जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हो? मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड, IUPAC में मीथेनोइक एसिड। यस और नो? अब अगर मैं इसका सक्सेसिव मेंबर अगर मैं बनाऊं आगे, तो मुझे क्या ऐड करना है बेटा? CH2। तो बेटा इसमें CH2 ऐड करूंगा तो CH2 और H क्या बन जाएगा? CH3। तो ये हो जाएगा सेकंड मेंबर। ये क्या था बेटा? ये था फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर है। यस और नो? CH2 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड मेंबर। और एक फिर और CH2 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? थर्ड मेंबर। यस और नो? यस, हाँ। तो ये हो गया। तो हमको पूछा था फर्स्ट, तो ये आंसर हमारा फर्स्ट। नोट डाउन करो।
बेटा इधर लिख लिया क्या? देखो मैं आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताएंगे। जैसे मैं आपसे पूछ दिया फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, तो एक बार और फिर अगेन मैं आप सबसे चेक करूंगा। तो हम मुझे क्या करना है बेटा? पहला काम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं बेटा कांति? ROH, ठीक है ना, ROH। सबसे पहले मैं R को क्या लगाकर चेक करूंगा? H। तो मैं H लगाकर मैंने जब चेक किया तो ये HOH बन गया। तो क्या ये अल्कोहल रहा? नहीं। क्या बन गया? वाटर। तो क्या मुझे H लगाना चाहिए? नहीं। तो इस जगह पे H नहीं लगाना है, H नहीं। तो अब क्या? एक CH3, ये हो जाएगा CH3OH। तो ये है आपका फर्स्ट मेंबर। समझ में आ रहा है क्या? ये है फर्स्ट। सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा इसका? CH3CH2OH, ये हो जाएगा आपका सेकंड मेंबर। तो सेकंड मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर ये हो गया, सेकंड मेंबर, इसका आंसर ये हो गया। यस और नो? CH3CH2OH। सिंपल है बेटा। मैं आपसे बोलूं थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, तो अगेन सबसे पहले क्या करोगे? रिप्रेजेंटेशन। क्या एल्डिहाइड रिप्रेजेंटेशन क्या बेटा? RCHO, फंक्शनल ग्रुप है CHO, RCHO, C डबल बॉन्ड O और H, ये इस रिप्रेजेंटेशन है। क्या लगाऊं यहाँ पे? H। स्टार्ट कहां से करना है? H से ही, H C डबल बॉन्ड OH। क्या ये एल्डिहाइड अभी भी है? यस। तो ये इसका फर्स्ट, मतलब देखो आप समझ में आ रहा है ना, R कब कब H कहाँ कहाँ दिख रहा है। यहाँ पे भी H लगाओ, या एसिड में भी हमको H लगाना पड़ा, पर एल्कोहल में H लगाना नहीं है। H लगाओगे तो अल्कोहल अल्कोहल नहीं रहेगा, ठीक है ना। बट ये इसका फर्स्ट मेंबर है। सेकंड अगर मेंबर अगर मैं बनाऊं तो ये तो हो गया फर्स्ट। हाँ क्या? CH3CHO, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है ना बेटा? यस। अगर आपसे कीटोन पूछूं, कीटोन, तो कीटोन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RC डबल बॉन्ड OR। ये सब सीखेंगे, अभी डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं। तो अभी मुझे बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ पे H लगा के देख सकता हूँ? चेक देखता हूँ, किसी भी एक से H लगाता हूँ, इधर लगाता हूँ H, RC डबल बॉन्ड O और ये R को H। क्या ये कीटोन रहा? नहीं रहा, ये तो एल्डिहाइड बन गया। C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO ही तो होता है ना। तो मुझे H ना इधर लगाना है ना इधर, समझ रहे हो बेटा? तो यहां पर ये H नहीं, इधर भी CH3 इधर भी CH3। बातें मतलब अगर मैं इधर CH लगा के इधर H लगा दिया तो इधर भी CHO बन गया, एल्डिहाइड ही बन जाएगा वो। तो मुझे दोनों साइड ही H नहीं लगाना है, दोनों साइड CH3 लगाना है। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका है फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर। समझा पा रहा हूं बेटा? ठीक है, चलो मुझे बताओ जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर विल बी, जनरल फॉर्मूला बोलो ना, होमोलॉग नहीं, जनरल फॉर्मूला। आप रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो हिंट है, हिंट क्या है कि उसका रिप्रेजेंटेशन ROR है। तो ROR रिप्रेजेंटेशन से उसके कुछ मेंबर बना सकते हो। जब कुछ मेंबर बना लोगे तो जनरल फॉर्मूला खुद ब खुद निकाल लोगे। मैं समझा पा रहा हूं? CN, एक थोड़ा सा पॉज ले लो और काम कर लो पहले यार। ईथर ओ शाबाश, CnH2n+2 O, ठीक है ना। तो अगेन इसको नोट कर लिया था बेटा? तो जनरल फॉर्मूला ऑफ क्या बेटा? ईथर, ये बताना है। तो सबसे पहले
हम लोग ईथर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगेन देखो बेटा, चाहे आपको बनाना, अब मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ अगेन ना, चाहे आपको बनाना हो उसके मेंबर्स या चाहे उसका बनाना हो जनरल फॉर्मूला, उन दोनों के लिए ही आप स्टार्ट कहां से करेंगे? रिप्रेजेंटेशन से। ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ROR से। तो जनरल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, हमने कैसे सीखा? इसके 2-4 मेंबर लिखते हैं और देन फिर अपन निकालते हैं। तो मुझे बताओ बेटा, इधर ROR है, R हम क्या लगा कर स्टार्ट करें? H नहीं, मुझे स्टार्ट करें पूछ रहा हूं एक बार H लगाने से स्टार्ट करते हैं ना, क्या लगाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको H लगा दिया ना बेटा, तो ये ईथर नहीं रहा, क्या हो गया? एल्कोहल। यस और नो? ठीक है ना? तो कहीं पे भी H आपको नहीं लगाना, ना इधर ना इधर, दोनों साइड H लगा दोगे तो वाटर बन जाता। यस और नो? तो H नहीं, बल्कि दोनों साइड क्या? कार्बन। तो इसका फर्स्ट मेंबर जो बनाओगे वो क्या बनाओगे बेटा? CH3OCH3। सेकंड मेंबर में आप CH2 ऐड करोगे किसी भी साइड, चाहे इधर चाहे इधर, CH3CH2OCH3। थर्ड मेंबर बनाओगे बेटा, अगेन CH2 ऐड करोगे किसी भी साइड, इधर भी ऐड करोगे वो भी उसका थर्ड मेंबर होगा, इधर ऐड करोगे तो वो भी थर्ड मेंबर होगा। क्लियर है? लाइक ऐसा। तो बेटा मैंने इसके 2-3 मेंबर बना दिए, ठीक है। अब तो इस मेंबर की हेल्प लेकर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा बेटा। इन सब में आप ये चेक करो, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा क्या एलिमेंट है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैंने अलग निकाल दिया। कितने ऑक्सीजन है? एक ही है, अलग निकाल दिया। अब मैं चेक करता हूं बेटा, कार्बन, सब में एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अब कार्बन चेक करो, इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने? 6। इसमें कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 3 8, C3H8। और ये बेटा 4 C4H10। यस और नो? मुझे बताओ बेटा, अगर ऑक्सीजन अलग से निकला हुआ है, अब ऑक्सीजन छोड़ दो, ये क्या दिख रहा है? इथेन जैसा। ये दिख रहा है प्रोपेन, ये ब्यूटेन, इन्हीं सबका क्या है? जनरल फॉर्मूला नजर आ रहा है ना? अगर एक साथ देखे तो मुझे क्या करना है बेटा? ईथर का जनरल फॉर्मूला बनाना है तो एल्केन का ही जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा और इसमें क्या लगा दूंगा? ऑक्सीजन। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ईथर और एल्कोहल दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम है। तभी तो ईथर और एल्कोहल आपस में आइसोमर्स रखते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना। आइसोमेरिज्म हम पढ़ा है ना, क्या होता है आइसोमेरिज्म? जिनका मॉलिक्यूलर 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। अब 2 अलग अलग कंपाउंड है तो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा ना, एक एल्कोहल और एक ईथर है। समझा पाया क्या? और जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है। बस इतना ही बेटा, इतना ही सिंपल सवाल इसमें अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। चलिए, तो ये है आपका होमोलॉगस सीरीज। अब आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिटा दो इसको। बेटा एक सेकेंड, क्लास लिख लिया क्या? क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन और पूछ दूं, एक क्वेश्चन और पूछ दूं, बताएंगे ना? सोच के बताएंगे। मैं आपका यहाँ पे बस जो है ना माइंड पावर जो है वो देखना चाह रहा हूँ। अमाइन जानते हैं? अमाइन, अमाइन का जनरल फॉर्मूला लिख के बताओ। अमाइन, वो सारे अमाइन का एक ही जनरल फॉर्मूला है, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्सरी, ठीक है ना? सबका जनरल फॉर्मूला एक निकलेगा। आप कोई भी एक पकड़ लो, प्राइमरी अमाइन पकड़ लो और प्राइमरी अमाइन के 2-4 मेंबर लिखने के बाद उसका जनरल फॉर्मूला बता दो। जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइन विल बी फोर। थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा यार, देखो आप कर सकते हो, थोड़ा सा सोचो। हाँ, CnH2H2, तुम NH2 बोल रही थी, ओनली N बोल रही थी तब।
प्लस 4n, मतलब मैंने CH को भी वहाँ पे ऐड कर दिया। तो 4 बेटा हंसो, CnH2n plus 1n। CnH2n फिर ओनली n। चलो अब आप लोग ना मेरे को देख के आप ही आंसर करना, मैं आंसर नहीं करूंगा, आप ही आंसर करना, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा अमाइन की रिप्रेजेंटेशन क्या, RnH2, सबने यही करा है, यस और नो। अब अगेन मैं सीधा इसको, इसके कुछ मेंबर लिख देता हूं मैं अमाइन का। बेटा अगर H लगाऊंगा तो अमोनिया बन जाएगा, तो मुझे कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा, यस और नो। CH3NH2, CH3CH2, बस इतना ही करूंगा, काम हो जाना, 2 मेंबर से काम हो जाएगा। देखो बेटा हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ दो तो एक्स्ट्रा क्या है, नाइट्रोजन। इसको 2 टाइप के निकल जाएंगे ना जनरल फॉर्मूला। पहला जनरल फॉर्मूला क्या, हाइड्रोजन और कार्बन को हटा दो तो क्या निकल रहा है, N, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को हटा दो तो क्या मिल रहा है, N ना, N, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद कार्बन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 है। तो यस और नो, तो मैं इसको ऐसे क्या कर सकता हूं, CH4 प्लस 1, यस और नो। इसमें भी नाइट्रोजन हटा दिया, अरे हाँ ना बोलो ना, कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 और 2 7, C2H6 प्लस 1, अरे हाँ ना बोलो ना बेटा। तो चलो मुझे बताओ, तो मुझे ठीक है, तो अभी अब मुझे समझ, मीथेन के, मीथेन है, ये इथेन है, मीथेन इथेन, नीचे आएगा प्रोपेन प्लस 1, हाइड्रोजन प्लस 1। तो मुझे बेटा ये एल्केन दिख रहा है, तो एल्केन दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, CnH2n प्लस 2, ये हो गया। अब उसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ना है तो प्लस 2 ना होगा प्लस 3 होगा, नॉट प्लस 4। अब समझ में, आप एकदम जैसे ही जा रहे थे पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, बात में मैं समझा पा रहा हूँ क्या। तो ये 2 CnH2n प्लस 2 नहीं बल्कि प्लस 3 और n, बातें मैं समझा पाया क्या, कितना सिंपल है ना। हाँ अच्छा, और क्या बोल रहे थे मैं, और अगर आप इसको NH2 को दिखाकर अगर आप फॉर्मूला अगर बनाओ तो आप क्या करोगे बेटा, तो आप हाँ हाँ बताओ बताओ, CnH2n plus 1 और NH2, शाबाश, मैं ये भी सुनना चाह रहा था कि कोई ये भी बोल दे कि क्या बेटा, कि सर यहाँ पे क्या किया है, सर ये CH4 रहा होगा, एक H को हटाकर NH2 जोड़ दिया, ये सबसे सिंपल हो गया। सर ये इथेन रहा होगा, C2 मतलब, अरे इथेन मतलब CH3 CH, इथेन रहा होगा, इसमें से सर एक H हटाया और NH2 जोड़ दिया। तो सर अगर ये मीथेन था या इथेन था मतलब ये एल्केन है, तो एल्केन है तो CN, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, तो सर एक H हटाया तो ये 2n प्लस 1 हो गया और जोड़ा क्या, NH2, ये भी जनरल फॉर्मूला है ना, सिंपल। तो एक जनरल फॉर्मूला अमाइन का ये है, एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 1 NH2। तो बेटा ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि अमाइन का जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला ओनली प्राइमरी अमाइन का है, पर ये जनरल फॉर्मूला प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों का है। तो अगर ओनली अमाइन लिखा है, ओनली अमाइन लिखा है तो सही आंसर ये जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों अमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओनली प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है ना। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला है, प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला इसमें से है, फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन ये, तो आंसर क्या जाएगा, बोथ, दोनों, ये प्राइमरी अमाइन का ये भी है और प्राइमरी अमाइन का ये भी है, तो तीनों का है। क्लियर है, लिख लो क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अमाइन विल बी, फर्स्ट ये, सेकंड ये, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन है बोथ। आंसर बताओ बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोथ। और फिर से लिखो एक सवाल,
जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइन विल बी, First. आंसर, हाँ आंसर इज फर्स्ट। तो प्राइमरी अमाइन अगर बोला तो दोनों आंसर जाएगा, और अगर ओनली अमाइन बोला तो फर्स्ट। सेकंड हो सकता है कब, जब वो अमाइन को स्पेशली वो बताए कि वो अमाइन प्राइमरी अमाइन है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता तब आंसर तो फर्स्ट ही जाएगा। क्लियर है क्या? सबके समझ में आ रहा है ना बेटा मैं जो बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, चलो। तो चलो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक ओपन चेन और दूसरा क्या बेटा, क्लोज चेन, मतलब साइक्लिक और एसाइक्लिक। ठीक है क्या बेटा? तो एक ओपन को बोलेंगे ए साइक्लिक और क्लोज को बोलेंगे क्या बेटा, साइक्लिक। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्या, ए साइक्लिक, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं बेटा, ओपन, या इसी को हम लोग एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। चंगा। और दूसरा जो है बेटा क्या, क्लोज्ड या साइक्लिक। साइक्लिक बोलोगे, साइक्लिक या क्लोज्ड। नहीं बेटा, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक नीचे आएगा। ठीक है ना? अभी साइक्लिक या क्लोज्ड, एरोमेटिक क्या हम देखेंगे। ठीक है? तो अब देखो, ए साइक्लिक जो है ना, ए साइक्लिक या ओपन, ये अगेन दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अगर ओपन है तो अगर ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और अगर एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया कार्बन के बीच में, अब चाहे वो डबल बॉन्ड के तरीके से है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड के, ये सिग्मा और पाई जानते हो आप लोग ना, जानते हो इतना? ठीक है ना? तो कोई भी चीज अगर आपको नहीं पता होगी तो जरूर बता देना ना भाई। तो क्या, तो दो टाइप के कंपाउंड होंगे, एक होंगे सैचुरेटेड और एक होगा, तो यहां पर इतना लिख के आगे बढ़े हो चलेगा ना? ठीक है ना? तो ए साइक्लिक या ओपन जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब क्या बेटा, कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ऑल कार्बन के बीच में। ठीक है ना? और एक होता है क्या, अनसैचुरेटेड, जहां पे कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा या दोनों होगा, कम से कम एक भी ऐसा हो जाए तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है बेटा? अब साइक्लिक कंपाउंड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। तो बेटा अगेन इसको आप कैसे लिखोगे, आपके पास जगह होनी चाहिए, है ना? तो होमोसाइक्लिक मैं भी ऐसे लिख लेता हूं ताकि आप समझ पाओ। होमोसाइक्लिक शॉर्ट में लिखते बेटा, ज्यादा नहीं। होमोसाइक्लिक अगेन आप नाम से देखकर बताओ, होमो का मतलब सेम, ठीक है ना, मतलब, और साइक्लिक मतलब रिंग हो गई। तो अगर रिंग के सारे मेंबर सेम हैं, अगर रिंग के सारे मेंबर क्या है बेटा, सेम है, तो वो कंपाउंड क्या है, होमोसाइक्लिक। ठीक है ना? तो बेटा ऑल मेंबर्स ऑफ द रिंग के ना, रिंग के बाहर वाले नहीं, रिंग से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है या कोई एटम जुड़ा हुआ है तो वो उसका सेम होना जरूरी नहीं, वो सेम हो भी सकता हो या नहीं भी हो सकता हो, लेकिन रिंग के मेंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है ना? तब उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। लिखेंगे आगे बेटा, यहाँ पे होमोसाइक्लिक में ऑल मेंबर्स ऑफ द रिंग, all members of the ring are same,
ऑल मेंबर्स ऑफ द रिंग आर सेम, शुड बी सेम भी बोल सकते हो, समझ पा रहे हो क्या? तो वो कंपाउंड क्या होगा? हाँ, और सेम, अब हम लोग का ऑर्गेनिक पढ़ रहे बेटा, तो वो सेम क्या, वो कार्बन ही होगा। ऑल मेंबर्स ऑफ द रिंग आर कार्बन, ठीक है ना, शुड बी कार्बन बोल सकते हो। चलो, तो जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें बेटा, होमोसाइक्लिक का एग्जांपल, होमोसाइक्लिक एग्जांपल बेटा क्या, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये जानते हो ना इसका मतलब? अभी हम सीखेंगे सारा चीज भी, ठीक है ना, अभी IUPAC नोमेनक्लेचर में। अच्छा, सीख भी तो चुके हैं क्या? अभी हमने लास्ट क्लास में BLN देखा था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। बेटा मुझे बताना, ये होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि रिंग के मेंबर तो ये हैं, जो कि सबके सब क्या है, सेम है, ठीक है ना। मुझे बताओ, बेंजीन होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? बेंजीन, ये बेंजीन है। अरे बेंजीन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमको, यस और नो? ये है बेंजीन। तो बेंजीन होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? होमो, क्योंकि रिंग, ये रिंग है, रिंग के सारे मेंबर क्या है, कार्बन है, सेम है, ठीक है ना। मुझे बताओ, पिरिडीन जो होता है वो होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? पिरिडीन, सर पिरिडीन क्या होता है? तो पिरिडीन होता है ये ऐसा, ये है होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट होमोसाइक्लिक। अभी होमोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट होमोसाइक्लिक। क्यों नॉट होमोसाइक्लिक? बिकॉज रिंग के सारे मेंबर कार्बन नहीं है, ये क्या है, एक डिफरेंट निकल गया, तो ये नॉट लिखना भी है, नॉट होमोसाइक्लिक। हाँ, तो ये हेटेरोसाइक्लिक है वैसे तो, ठीक है। मुझे बताओ बेटा, क्या एक ही जगह सारे एग्जांपल कर लेते हैं ना थोड़ा सा? बेटा मुझे बताएंगे, पाइरोल, पाइरोल जो है वो होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? पाइरोल, अच्छा सर पाइरोल क्या होता है? हाँ, हेटेरोसाइक्लिक है, ये है पाइरोल। क्या है बेटा ये? हेटेरोसाइक्लिक है, मतलब नॉट होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो ऐसा, तो आप देखकर बता सकते हो कि कौन होमोसाइक्लिक है और कौन हेटेरोसाइक्लिक है। बहुत बढ़िया। फ्यूरेन, ये एक और नाम लिख लेना बेटा, फ्यूरेन, कुछ नाम ध्यान रखना। फ्यूरेन, FURAN, फ्यूरेन होता है, यहाँ पे NH हटा के मैं लगा दूंगा ऑक्सीजन, तो वो है फ्यूरेन। इसको बोलते हैं कॉमन नेम फ्यूरेन है, समझ रहे हो क्या? तो ये, तो मैं ऊपर के जो 3 थे मैंने इसको होमोसाइक्लिक बनाया था, और नीचे के जो 3 है उसको क्या बनाया, हेटेरोसाइक्लिक। तो सब के सब नॉट, बेटा सोच के लिख रहे हो ना, देख के, इसी में तो ऐड तो नहीं कर रहे हो ना, मतलब यहाँ पे लिखाया जरूर है, ऊपर वाले होमोसाइक्लिक है, नीचे वाले हाँ होमोसाइक्लिक नहीं है, तो क्या है, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है ना। तो एक साथ अगर आप चाहो अपने इसका नाम था पिरिडीन था ना बेटा, पिरिडीन, PIRIDIN, पिरिडीन। ये नीचे वाले जो है वो है हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, और ऊपर वाले जो थे वो क्या थे बेटा, होमोसाइक्लिक। तो चलिए आप एक काम करो, तो होमोसाइक्लिक का डेफिनेशन लिख लिया, तो हेटेरोसाइक्लिक डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगा, क्या, ऑल मेंबर्स ऑफ द रिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है क्या। तो हेटेरोसाइक्लिक लिख के आप खाली जगह छोड़ देना, जो काम आप घर में करोगे, ठीक है क्या, ठीक है ना। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, रिंग के सारे मेंबर सेम नहीं होंगे, या कार्बन नहीं होंगे, कुछ और होंगे कार्बन के अलावा। और वो क्या क्या हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो फास्फोरस भी हो सकता है, वो सल्फर भी हो सकता है, सारे मेंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है ना बेटा। अब सुनो, इतना लिख लिया, जगह आपको नहीं मिल रहा होगा वैसे तो, ठीक है ना। अब सुनो ना, अलग से फिर से लिखेंगे बेटा, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप नीचे से जहां पे भी जगह मिल रहा होगा, आप नीचे पूरा नीचे ऐसा करो, होमोसाइक्लिक को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 होमोसाइक्लिक पढ़ा था ना अलग से, होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है क्या बेटा, एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक यहां पे आया, समझ पा रहे हो क्या, एरोमेटिक अब आया है। एरोमेटिक कहां से क्लासिफाई हुआ है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 टाइप के होंगे,
या तो एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। तो अब कैसे डिफाइन करें कि कौन एलिसाइक्लिक है और कौन एरोमेटिक है? तो आप देखना, ऐसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है। अब दो ही लोग हैं होमोसाइक्लिक, समझ रहे हो ना? आप दो हो तो आप वो नहीं हो और आप ये नहीं हो। अरे सिंपल है ना? तो ठीक है, सिंपल है, ठीक है ना? तो जो ऐसा होमोसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है, जो एरोमेटिक है वो एलिसाइक्लिक नहीं है। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे काम की बात आपको पढ़ना क्या है? एरोमेटिक पढ़ना है, ठीक है ना? तो खुद ब खुद एलिसाइक्लिक समझ में आ जाएगा। तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जब हम जीओसी पढ़ रहे होंगे ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? तो सर डेफिनेशन क्या लिखी है? तो आप लिख सकते हो क्या? दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच आर नॉट एरोमेटिक, वो क्या है? एलिसाइक्लिक। जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक है, जो एरोमेटिक है वो एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक। क्लियर है क्या? तो लिख लेना भाई। और सेम कहानी ना ऐसे बनता है, हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप का होता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। पहले कैसा क्वेश्चन पूछता था मालूम बेटा? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप 11th पढ़ चुके हो, क्योंकि आप 11th 12th पढ़ चुके हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये इस कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बताओ। तो ये जो कंपाउंड है, सबसे पहले मुझे बताना, ये होमोसाइक्लिक है क्या? क्या ये एरोमेटिक है? क्या बेंजीन एक एरोमेटिक है? तो पूरा लिखते हैं ऐसा, दिस कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना? ये ठीक है। मुझे बताओ बेटा, इस बेंजीन के अलावा कोई और भी आपको एरोमेटिक नजर आ रहा है क्या? ये कितने कंपाउंड मैंने लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7। मैं पूछता हूं, इन ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं ना, कैसे बनते हैं? इनमें से कितने एरोमेटिक है? कितने एरोमेटिक मुझे बताओ। मैंने कितने एरोमेटिक है? 2। 4 एरोमेटिक है। चार चार किसका आंसर आ रहा है? हाँ आराम से, कोई बात नहीं। अच्छा 7 के 7 एरोमेटिक कितने हैं? 7 वाले हाथ ऊपर करेंगे, 6 वाले हाथ ऊपर करेंगे, 6 जो बोल रहे हैं, 5 है जो ऊपर करेंगे, 5 में नहीं, 4 वाले ऊपर करेंगे, एक बच्चा 4, 2, 4 एरोमेटिक कंपाउंड है 2, और कोई 3 एरोमेटिक है, ठीक है ना? अच्छा तो 4 में 2 ना, 3 में 1, 3 में 1 है, 3 में 1, 3 में 1, 3 में 1, 2 में कितने? 2 और 1, क्या तुम्हारा क्या है सुरुचि? 2 है, आंसर है 4, ठीक है ना बेटा? यार ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक, और ये तो है ही। हाँ वो हम सीखेंगे बेटा। आपने क्या किया एरोमेटिक किसमें लोन पेयर? इसका लोन पेयर काउंट किया नहीं किया था? अच्छा अच्छा, इसीलिए गड़बड़ हो गया ना। हाँ लोन पर काउंट। तो बेटा फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ना अभी नहीं सीखेंगे, अभी तो हम सीधा आंसर करेंगे कि यार ठीक है, वो हम सीखेंगे बाद में। तो मैं क्यों बोलना क्या चाह रहा हूं, अभी आप लोग ये मान लो, मैंने बोल लिया तो मान लो, अभी कोई और चारा नहीं है। ये और ये 4 जो है बेटा, ये 3 और 1 4, ये चारों एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि इसका क्लासिफिकेशन बताओ, तो ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, जबकि ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? बस इतनी सी बात है। तो बेटा दोनों में लिख सकते हो, साइक्लिक क्या? होमोसाइक्लिक विच आर नॉट एरोमेटिक। यहां पे ये पूरा होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या? हाँ, दोज होमोसाइक्लिक विच आर नॉट एरोमेटिक, और यहां पर दोज हेट्रोसाइक्लिक विच आर नॉट एरोमेटिक आर एलिसाइक्लिक। समझ रहे हो क्या?
और बेटा एरोमेटिक के लिए अपन जो है ना अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एरोमेटिक पूरा एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, आफ्टर रेजोनेंस या आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जीओसी में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, चलिए तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। अब आता है बेटा आपका क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेटा अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ना जो पूछा जाता है, देखो वैसे आप पढ़ोगे IIT वालों के लिए फिर कॉमन नेम अलग पढ़ना पड़ेगा, डेराइव नेम अलग पढ़ना पड़ेगा पूरा अच्छे से, फिर IUPAC। हमारे में कुछ स्टैंडर्ड कॉमन नेम है, बस आपको उसी को ही ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद आपको मेनली IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको मालूम होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। एक क्वेश्चन हर बार बन जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर से। ठीक है ना, चलिए, हालांकि इस बार नहीं आया था, IUPAC नॉमेनक्लेचर से आया था, नहीं आया था, नहीं आया था ना, IUPAC से नहीं आया था, क्या आया था, तुम लोग दिए तो हो ना। हाँ, मैंने तो पूरा सोल्यूशन नहीं बनाया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, नहीं आया था जहाँ तक। IUPAC से आया था क्या बेटा, नेमिंग से, पर वैसे तो एक क्वेश्चन जनरली आता है, तो वैसे तो चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। सिंपल है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो बेटा देखो, मैंने आप लोग को ना 4 चीजें जो बोली है उसको एकदम दिमाग में बना के रखना, सिलेक्शन बहुत ही आसान है। 4 चीजें स्टार्टिंग से आप इसको हैबिट में लाओगे तभी ये पूरे साल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। पहला चीज, खुद के बारे में जानना कि मुझे कितना आता है, और आप लोग, अब फिर से मैंने क्या बोला था कि आप 0 ही मानना, आप मुझे इतना आता है, जहाँ भी आप लोग ले लिए, आप में से बहुत बच्चे होंगे, ठीक है ना, जिनको IUPAC, सब IUPAC आएगा, आइसोमेरिज्म भी आता होगा, GOC भी आता होगा, तो हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा कि अरे यार चल ठीक है यार, ये तो आता है, मतलब आज नहीं जाता हूँ मैं, ये तो कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये आप ना IUPAC के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो, आप अपने हैबिट के साथ ऐसे करोगे, ये आता है, और ये चीजें नॉट ओनली IUPAC में होगा, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में होगा। ठीक है ना, तो आप पूरे साल सबसे पहले आप ये मान के चलो कि मुझे हर चीज को नए तरीके से इसको लेना है, कि मैं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आता है तो मुझे सीखना है। समझ रहे हो क्या? तो आप अपने आप को अगेन 0 ही लेके चलना फिर से, और आपको सबसे पहले रेगुलर, मतलब आप पहला काम क्या हुआ कि आप अपने आप को 0, मैंने बोला ना बेटा 0 बोलोगे तो नीचे, उससे नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 0 से और क्या नीचे होता है, इसमें कोई माइनस नहीं होता, 0 ही होता है। अरे यस और नो। दूसरी चीज है कि जब आप अपने आप को 0 जब मानोगे, तब आप रेगुलरिटी मेंटेन करोगे कि भैया मुझे हर क्लास क्या करना है, अटेंड करना है। ठीक है ना, क्योंकि अपने आप को 0 माना है। ठीक है, तो हर क्लास आप जबरदस्ती ये नहीं बोलोगे कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। मैं आपको बता दूं बेटा, आप कितना भी बोलो कि यार अभी से ही मैं पूरे, मेरे को अगर आता है तो मैं अभी से ही ना क्या करना शुरू करता हूँ, क्या बोलते हैं, मेजर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू, मेजर टेस्ट देना शुरू करता हूँ, एक साथ सब चीज़ों करता हूँ। अभी है आपका क्या, मई, अब आ जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आदमी 1-2 महीने में ना पगला जाता है। ठीक है ना, कि एक साथ सब कुछ करने के चक्कर में फिर बीच का जो गैप होता है ना, वो पूरा छूट जाता है कि यार कर तो लिया। अब जैसे एक बार छूटा ना, फिर वो पकड़, फिर आपको समझ रहे हो ना, फिर वो पकड़ में नहीं आता। आपकी रेगुलरिटी, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, हमारे मतलब जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं है, हर एक को मैं पर्सनली जानता हूँ, जो मेरे से पढ़ा हुआ है, हर एक को। प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ उनकी रेगुलरिटी में। ठीक है ना, वो अगर रेगुलर जब नहीं होते हैं ना, ठीक है, चाहे वो कोचिंग में हो चाहे वो घर में हो, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा दिमाग का वो जो एरिया है उसको डैमेज करता है कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, और वो एक बार इरेगुलर हुए तो वो अगेन बैठने की जो उनकी जो क्षमता है ना, उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। फिर वो या तो छोड़ते हैं, या तो ओनली थ्योरी में रहते हैं, या पर्टिकुलर कोई चीज उनको आता है उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो फिर अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट
नहीं कर पाते। ये सब आप लोग को पता भी होगा, अगर आप लोगों ने 9, 10, 11, 12 इन सब में आपने महसूस किया होगा जब रेगुलरिटी आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप लोग खुद जब 11th का या 12th का एग्जाम आपने जब दिया होगा ना, तो आपने जो लास्ट डे आपने या 1-2 दिन पहले जो पढ़ा रहा होगा ना, आप सोचोगे अरे यार इतना सिंपल चीज़ है यार, तो काश मैं 2-3 महीने पढ़ लिया होता तो अभी और अच्छे तरीके से इसको कर सकता था। होता है ना, लास्ट डे ही हम लोग, हमारे जनरली एवरेज जो हम लोग होते हैं, मैं अपने आप को इंक्लूड कर बोल रहा हूँ, वो लास्ट डे ही सब काम करते हैं, ये भी अक्सर। तो ये 11th 12th में फिर भी चल जाता है, पर नीट में नहीं। समझ रहे हो ना, इस साल भर की। तो इसीलिए बेटा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेगुलर होना। रेगुलर होना, आप खुद सोचो ना कि एक दिन अच्छे से तबाही टाइप से खाना खा लेता हूँ, ये भी वो भी सब भी यार, ठीक है ना, और फिर 4 दिन नहीं खाऊंगा तो फिर चलेगा क्या काम? नहीं सर, आप तो नहीं, तो आप तो ऊँट हो ना, आपका तो कुबड़ है, आप तो खाना इसको रख लेते हो, फिर 1 महीने तक खाते रहते हो, ऐसा है क्या? सर एक बार पानी पीऊंगा ढंग से, फिर 1 महीने जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फिर घूमो फिर रेगिस्तान में। हम ही सवारी करेंगे। समझ रहे हो क्या? तो कहानी तो कहानी बेटा समझना, हमारा जितना कैपेसिटी है ना, आपने क्रेनियल कैपेसिटी भी पढ़ा है, ठीक है ना, उसी हिसाब से हमको काम करना है भाई। ठीक है, तो रोज रेगुलर टू ईट टू रेगुलर टू स्टडी। समझ रहे हो क्या? और जितना है उतना ही। आपको कोई मरने के लिए नहीं बोला, सर मर जाए क्या? नहीं मरना है यार, है ही नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको 4 चीजें अगेन, क्या, एक तो 0 हो, आप पहले मानो। 0 मानने का मतलब 0 मैं तो मर जाऊंगा, अब तो 0 ये नहीं, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं। 0 मतलब मैं अब शुरू कर रहा हूं यार, अब नीचे नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? तो 0 कहने का मतलब ये है कि जब इसको मानोगे तो आप रेगुलर रहोगे चीजों के लिए कि यार मुझे करना है। ठीक है, तो पहला 0, अब आप जाने कि मैं कहाँ पे हूँ, देन उसके बाद आप रेगुलर रहें, रेगुलर क्लास अटेंड करें। देन तीसरी कि घर में जाके उसको रेगुलर रिवीजन करें। ठीक है ना? और फिर आपको चौथी जो चीजें जो करोगे ना, वो क्या, वो आपको सब काम एक्चुअल में वो कराएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा सेल्फ एनालिसिस, वो है रात को सोने से पहले आज मैंने पूरे दिन क्या किया। ये जरूर नोट करें, हर बच्चे को बोलता हूं मैं, जो बच्चे इसको करता होगा ना वो कभी पीछे नहीं होगा, वो हमेशा आगे जाएगा। एक कॉपी, आप कोई कॉपी बनाओ चाहे ना बनाओ, ये कॉपी भी फाड़ के फेंक देना 1 मिनट के लिए। अगर आप सेल्फ एनालिसिस कॉपी बनाते हो ना, मेरी बात का मतलब समझ लेना, ठीक है ना। पहले अगर आप सेल्फ एनालिसिस कॉपी बनाते हो ना, उससे बेस्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती। जब आप सेल्फ एनालिसिस कॉपी बनाओगे तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तब आपको वो बताएगा। ठीक है, आप अपने बारे में सोचोगे कि यार पूरा दिन मैंने क्या किया, मैंने कैसा गया, कितना मुझे याद था, क्या चीजें मुझे और ध्यान रखनी चाहिए। समझ रहे हो ना बेटा? तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। एक तो पूरा दिन कैसा गया, दूसरा पूरे दिन में जो मैंने पढ़ा, ठीक है ना, वो मुझे कितना भी याद है, ठीक है ना, कितने अच्छे से मैंने पढ़ा या नहीं, मैंने उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है या नहीं, मुझे इसकी क्या और किस चीज की जरूरत है मुझे इसमें, ये सब चीजों की आपको एनालिसिस वो करवाता है। तो आप अगले दिन के लिए आप अवेयर हो जाते हो। आप उसके अगले दिन के लिए आपको, अगर आप ऐसा करते हो ना, अगले दिन के लिए टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना बेटा, ये सब कुछ आगे के लिए सेट करके रखता है कि पिछले दिन तूने ये किया था ना, तो अगले दिन तू इसमें सुधार कर सकता है, और क्या सुधार कर सकता है वो आपको हिट करेगा। ठीक है, ये जरूर करना बेटा। बस इतना ही, 4 चीजें मुझे आपसे चाहिए। ठीक है ना? गारंटी है 580, ठीक है ना, 580 एक मार्क्स, बेंच मार्क बना रहा हूं, इससे नीचे कोई जाएगा ही नहीं। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। ठीक है ना? रोज का काम बस रोज करना है और सेल्फ एनालिसिस करना है। आप 17 भी हो गए ना, जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो 19 है तो 20 है, तो मैं बोल रहा हूं 17 भी हो गए ना, तब भी आप नीट कर सकते हो। तब भी नहीं, नीट इतना सिंपल है। चपरासी का भी जो एग्जाम होता है ना बेटा, वो भी इससे टफ होता है। नीट इतना सिंपल है, समझ लो, इतना सिंपल है नीट। देखो ना, मैं क्या ही बताऊं तुमको, तुम लास्ट 6-7 सालों के पेपर उठा के देखो, फिर भी सेलेक्ट नहीं होते। सेलेक्ट क्या, सिलेक्शन तो दूर की बात है, नंबर तुम देखो। आप सिलेक्शन जब भी हम बोलते हैं ना, तो हमको कॉम्पिटिशन दिखाई देता है, इतने सारे बच्चे हैं और इतनी सीट है। ठीक है ना बेटा? बता दो आपको, छत्तीसगढ़ में तो बहुत सीट है, छत्तीसगढ़ में तो भर के सीट है, तुम लेना बस चाहो। ठीक है, वो आप लोग देखते हैं ना, वो जब आरती होती है तो ऐसे वो करते हैं ना, क्या, हाँ, तो उसको लेके सब जाते हैं ना ऐसा कि वो फिर वो पैसा डालता है, फिर वो ऐसा करेगा, फिर ऐसा। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में नीट का जो सीट है ना, वो थाली में परोस के ना, देखिए क्या लेना है, क्या लेना है, ऐसे हम उठाते ही नहीं है।
हम बोलते हैं कि अरे ठीक है अभी मैं खाना खा लेता हूँ, अभी मैं सो लेता हूँ, फिर आज बाद में, अभी तो तू घूम रहा है ना, तू वापस आएगा ना तो मैं ले लूंगा, ठीक है ना, पर वो वापस आता नहीं है। वो क्या था? समय, ठीक है ना। एक्चुअली वो समय ही तो था जो आपको परोस रहा था, पर आपने समय की इज्जत नहीं करी। क्या समय को हमेशा ना बोलते हैं समय की भी दाढ़ी होती है और उसका वो भी होता है, क्या पीछे को क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है ना, आप पीछे के बाल बोल सकते हो, पीछे के। तो हमेशा समय को ना सामने से पकड़ना चाहिए, क्योंकि पीछे से वो गंजा होता है। आप समझते हो कि समय को पीछे से पकड़ लूंगा, पीछे बाल होगा, ठीक है ना, तो मैं पीछे से पकड़ लूंगा, पीछे से वो गंजा होता है, तो आप उसको हमेशा दाढ़ी से पकड़ो। जब भी आता है ना तुरंत पकड़ लो, कहाँ जा रहे हो जी, सोचोगे ना कि नहीं नहीं अभी तो है, अभी तो है, अभी तो है, समय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर इसे पकड़ोगे तो पीछे बाल ही नहीं है, पकड़ कहाँ पाओगे, तो निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले के समय में क्या होता था कि जो भी कंपाउंड्स होते थे ना बेटा, उनकी जो नेमिंग है वो या तो उनके सोर्स के बेसिस पे हम करते थे, या तो कोई डोमिनेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पे करते थे। समझ पा रहे हो क्या? जैसे आप लोग जानते हो फॉर बेटा कॉमन नेम जो था ना, कॉमन नेम जो था ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन सोर्स, या फिर क्या बेटा कोई उसकी प्रॉपर्टी, डोमिनेंट प्रॉपर्टी। समझ रहे हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग जानते हो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं HCOOH। तो ये फॉर्मिक एसिड जो नाम जो लिया गया था, इसके पीछे का जो रीजन क्या था बेटा, कि ये जो एसिड जो था ना, ये सबसे पहले चीटी एंड से निकाला गया था, जिसको बोलते हैं लैटिन में फॉर्मिका, ठीक है ना। तो बेटा फॉर्मिका से निकालने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? ये इसका सोर्स था। यस और नो? लैक्टिक एसिड आप लोग जानते हो, लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा? CH3CHOHCOOH, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ही। यस और नो? ये मिल्क से निकाला गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टम। तो लैक्टम से क्या बन गया बेटा? लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड आप नाम जानते हो, एसिटिक एसिड, ये क्या है? CH3C OH, इसको सिरका विनेगर से निकाला गया था, जिसे हम कहते हैं एसिटम। सिरका जानते हो ना, जो आप लोग खाते हो बाहर में फास्ट फूड, तो उसमें एक डालता है विनेगर, ठीक है ना। तो एसिटम, ठीक है, तो GER होता है ये। तो क्या बेटा, तो उससे लिया गया है इसको, क्या बेटा? तो एसिटम से है एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड बेटा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना, क्या होता है? COOH COOH, 2 से डबल OH होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। इसको सबसे पहले एक ऑक्जेलस नाम के प्लांट जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, वहां से निकाला गया था, ठीक है ना। ऑक्जेलस प्लांट से निकाला गया था, और ऑक्जेलस प्लांट से निकालने की वजह से नाम क्या पड़ गया? ऑक्जेलिक। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्जेलस प्लांट में मिलता है, कई सारे सोर्स हैं, पर सबसे पहले जो निकाला गया था वो यहीं से निकाला गया था, तो उस हिसाब से उसमें क्या करते, उसका नेमिंग कर दिया गया। ग्लूकोज जानते हो? ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, इसका जो प्रॉपर्टी था, स्वाद में ये मीठा था। सोर्स तो बहुत सारे थे, तो सोर्स के बेसिस पे इसका नाम नहीं हुआ। समझ पा रहे हो बेटा? इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है बेटा? मीठा, ठीक है ना। और जो स्वाद में जो मीठे होते हैं ना, इसको बोला जाता है ग्लाइकोज, और ग्लाइकोज से नाम क्या पड़ गया? ग्लूकोज। ग्लाइकोज जो स्वाद में मीठे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोज, और ग्लाइकोज से इसका नाम क्या पड़ गया? ग्लूकोज। तो ये जो है ना बेटा, ये पुराने समय का एक तरीका हुआ करता था किसी भी कंपाउंड की नेमिंग का। पर क्या ये सही तरीका सही था? क्यों नहीं था? क्योंकि डिफरेंट रीजन में, ठीक है ना, अगर ये कंपाउंड
सेम टाइम पे अगर क्या कर रहे हो, ऐसे और दूसरे कंपाउंड क्या कर डिस्कवर हो रहे हो, ठीक है ना बेटा, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में उनका सोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आज मैं ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सलस प्लांट से मैं निकाला हूं, हो सकता है कोई उस दूसरे रीजन में टमाटर से पहली बार निकाला गया हो, और यस और नो, तो वो टमाटर के हिसाब से नाम रख सकता है मैं, ठीक है ना। हाँ, तो पहले पुराने समय में जो है ना, तो यही होता था कि कोई सोर्स या प्रॉपर्टी के बेसिस पे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर देते, जो लेकिन सही तरीका नहीं होता था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में सोर्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और सोर्स हो सकता है, एशिया में कुछ और सोर्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो एक ही दुनिया में एक ही कंपाउंड का नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ग्लोबलाइजेशन जब हम करेंगे बेटा चीज़ों का, तो जो मार्केट अभी मेरे लिए यहाँ पे उसको मैं बिजनेस चला रहा हूँ, उसको मैं ऑस्ट्रेलिया में चलाऊंगा, तो वो बिजनेस तो काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे लोग उसको जानेंगे ही नहीं, क्योंकि नाम ही अलग है, यस और नो। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डेट्स वाई ये जो तरीका था वो सही तरीका नहीं था। तो फिर कुछ लोग जो है स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिनेवा, वहाँ पर जाकर मीटिंग किए, और मीटिंग करने के बाद में ये तय हुआ कि यार ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए कि अगर उसके बेसिस पे हम नेमिंग करें तो दुनिया के किसी भी कोने में सबका नाम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो वो जो निकल गया वो क्या था, स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है बेटा वो तो सेम ही होगा, सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी डिफरेंट मतलब क्या बेटा, कि अगर मैंने डोमिनेंट प्रॉपर्टी मैंने कलर माना, सपोज, हो सकता है उसने टेस्ट मान लिया, या हो सकता है कुछ और मान सकता है प्रॉपर्टी, तो मेरे हिसाब से डोमिनेंट प्रॉपर्टी ये था, उनके हिसाब से हो सकता है कोई प्रॉपर्टी कुछ और भी तो हो सकती है ना। तो ये तो लेकिन स्ट्रक्चर जो है CH4 का जो स्ट्रक्चर है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, CH4 तो CH4 ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर एक सिस्टम बनाया गया जो कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, ठीक है ना बेटा, और प्योर था, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, और केमिस्ट्री में आसानी से अप्लाई किया जा सकता था। और इस तरीके से स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक सिस्टम लाया गया जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर भी है और आसानी से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से IUPAC का जन्म हुआ। बधाई हो, IUPAC का जन्म हुआ है, ठीक है बेटा। चलो, कहाँ पे जन्म हुआ था, जिनेवा में, ठीक है ना। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्टार्ट करेंगे बेटा, आज थोड़ा सा एक इमरजेंसी आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतनी ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो बेटा प्लीज़ मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ ना, जो 4 बातें मैंने बोला उसको आप अपने अंदर आत्मसात कर लेना, गारंटी है सिलेक्शन होगा, क्योंकि नीट कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जिसके लिए हमको इतना सोचना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ रेगुलरिटी मांगता है और एनालिसिस मांगता है आपसे, ठीक है क्या, सिर्फ एनालिसिस। थैंक यू सो मच, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा।